ईरान और अमेरिका की जंग से जितना ज़्यादा नुकसान यूएई मतलब कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का हुआ है, इतना नुकसान पूरी दुनिया में किसी का नहीं हुआ है। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि इस जंग का अभी तक असली लूज़र यही देश है। ईरान ऑलरेडी अब लगातार ये भी संकेत दे रहा है कि अगर ये जंग किसी भी तरीके से दोबारा शुरू होती है तो फिर उसका असली टारगेट इसी देश के दुबई और अबू धाबी जैसे अहम शहर होंगे। और इस बात की वार्निंग तो ईरान बहुत पहले ही दे चुका है कि अगर उसको कभी भी ये महसूस होता है कि उसके दुश्मन मतलब अमेरिका और इजराइल उसके खिलाफ ग्राउंड इन्वेजन करने जा रहे हैं, उसकी ज़मीन पर अपनी फौज उतारने जा रहे हैं, तो वो दूसरी तरफ से इसी अरब देश मतलब कि यूएई का ग्राउंड इन्वेजन कर देगा। मतलब इस जंग के बाद अपनी फॉरेन पॉलिसीज की वजह से यूएई अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर खड़ा हुआ पा रहा है कि जहां पर वो ईरान का तो सबसे बड़ा दुश्मन बन ही चुका है, मगर जो दूसरा वाला भी ग्रुप है कि जिसमें सऊदी अरबिया, कतर, टर्की और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश शामिल हैं, उनका भी यूएई दोस्त नहीं है। और उसकी सिंपल सी वजह है क्योंकि यूएई इजराइल के हद से ज्यादा करीब हो चुका है। ये सब कुछ यूं ही चल ही रहा था कि फिर अचानक से पिछले कुछ दिनों से मीडिया और खासतौर से सोशल मीडिया के ऊपर यूएई के टूटने की खबरें भी आनी शुरू हो गईं। खासतौर से सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की खबरों ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया कि इस जंग की वजह से जो हालात पैदा हुए हैं उसने यूएई के अंदर फूट डाल दी है। और इस देश में जो शारजा नाम की रियासत है उसके हुक्मरान ने यूएई से अलग होने का फैसला कर लिया है। यूएई के अंदर ये बगावत, ये फूट और यूएई से जुड़ी हुई बाकी बर्बादियों की जितनी भी खबरें आ रही हैं उनको अगर हमको समझना है तो हमारे लिए पहले ये बेसिक चीज़ जानना ज़रूरी है कि यूएई नाम का ये जो दुनिया का एक छोटा सा देश है ये दरअसल 7 अलग अलग आज़ाद रियासतों से मिलकर बना है। मतलब ये 7 टुकड़ों में बटा हुआ है। इन 7 पर अलग अलग खानदान के लोग हुकूमत करते हैं और वो ये हुकूमत आज़ादी के साथ चलाते हैं। अब क्योंकि हुआ ये था कि 1970 और 71 के दौर में जब इस पूरे इलाके को अंग्रेज छोड़कर जा रहे थे तो ये सारी अरब रियासतें साइज में काफ़ी छोटी थीं। इनको खतरा था कि आसपास के जो बड़े देश हैं मतलब कि सऊदी अरबिया और ईरान जैसे ताकतवर देश ये हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो इसीलिए इन 7 ने मिलकर फिर ये फैसला किया कि क्यों ना एक हो जाते हैं और 7 लोग मिलकर एक देश बनाते हैं। और इस तरह से ही यूएई मतलब कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वजूद में आया था। अब ये जो 7 अलग अलग रियासतें हैं इनको आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इनमें से जो सबसे बड़ी रियासत है मतलब कि अबू धाबी, उसकी गद्दी पर बैठने वाला जो हुक्मरान होता है वो दरअसल पूरे यूएई नाम के इस देश का भी हुक्मरान होता है। आज की डेट में इस गद्दी पर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान बैठे हुए हैं जिनको यूएई के लीडर के तौर पर आप दुनिया भर के मीडिया में अक्सर देखते भी रहते होंगे। मगर अब बारी आती है इन्हीं 7 रियासतों में से एक और रियासत शारजाह के हुक्मरान की कि जिनका नाम है शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासिमी। खास बात यह है कि इनके बारे में हमेशा से ही ये खबरें गर्दिश करती रही हैं कि इनकी जो सोच है वो अबू धाबी के हुक्मरान के जो यूएई के भी हुक्मरान हैं मतलब कि मोहम्मद बिन जायद अल नहयान उनसे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है, बल्कि इन दोनों का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। मिसाल के तौर पर ये जो शारजाह वाले हुक्मरान हैं ये एक मजहबी इंसान समझे जाते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि इनकी जो रियासत है मतलब कि शारजाह, वहाँ पर शराब जैसी चीज़ों पर पूरी तरीके से पाबंदी है। बिना शादीशुदा जोड़ा एक साथ घूम भी नहीं सकता है। किस तरह की ड्रेस पहननी है और किस तरह की नहीं पहननी है इसको लेकर भी काफ़ी सख्त कानून मौजूद हैं। इसके अलावा ये फ़िलिस्तीन को भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं और इनकी वाइफ कई बार खुलेआम इजराइल को अलग अलग मामलों में क्रिटिसाइज कर चुकी हैं। अब अगर दूसरी तरफ आप लोग मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की तरफ नजर डालेंगे तो उनका नजरिया तो आप लोगों को बिल्कुल उल्टा नजर आएगा। उनके मुताबिक सोसाइटी को पुरानी मजहबी सोच से और तौर तरीकों से निकालना और फिर उसको यूरोपियन तौर तरीकों की तरफ लेकर जाना ही यूएई की तरक्की का इकलौता रास्ता है। इसी मंसूबे के तहत आगे बढ़ते हुए उन्होंने सारे कायदे कानून वेस्टर्न सोसाइटी को देखकर बनाए हैं, बल्कि कई मामलों में उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो उनके यहाँ से भी आगे निकल गए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के मामले पर भी जब से यूएई की गद्दी मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने संभाली है तब से ये देश पूरी तरीके से पलटी मार चुका है। मतलब इजराइल को लेकर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने जो पोजीशन ली है वो न तो पहले अरब दुनिया में किसी ने ली थी और न ही इसके बारे में शायद कभी सोचा होगा। आज मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के जिनको शॉर्ट में MBZ भी कहा जाता है, इनकी वजह से यूएई इजराइल के इतने ज्यादा करीब आ चुका है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी
दुनिया में अमेरिका के बाद अगर इसराइल का कोई सबसे पक्का दोस्त है तो वो यही देश है। फॉरेन पॉलिसी में भी MPZ की तरफ से काफी अग्रेसिव रुख अपनाया गया है, जिसका फिर नतीजा ये रहा है कि मुस्लिम दुनिया के ऐसे बहुत सारे इलाके जैसा कि सूडान है, यमन है, लिबिया है कि जहाँ पर मुसलमान आपस में ही लड़ रहे हैं, मतलब कि सिविल वॉर चल रही है, वो टूट फूट का शिकार हैं। तो ऐसी सारी ही जगहों पर एक्सपर्ट्स की तरफ से ये भी इल्जाम लगाया गया है कि इन चीजों में खुफिया तौर पर UAE का हाथ है। अब साथियों, यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि अबू धाबी के हुक्मरान के जो UAE के भी हुक्मरान हैं, मतलब कि मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, और शारजाह के हुक्मरान मतलब शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी के नजरियात में कितना फर्क है। और ये जो शारजाह नाम की रियासत है, ये अबू धाबी और दुबई जैसी रियासतों से कितनी ज्यादा अलग है। और यही वो डिफरेंसेस ही थे कि जिनकी वजह से फिर मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर वो खबरें वायरल होना शुरू हुई कि जिन खबरों के मुताबिक शारजाह नाम की ये रियासत बाकी UAE से नाराज होकर अलग होने का फैसला कर रही है। जब लगातार इस तरह की खबरों की एक बाढ़ आनी शुरू हो गई और खास तौर से ट्विटर के ऊपर इससे रिलेटेड हजारों की तादाद में पोस्ट किए जाने लगे, तो फिर शारजाह के जो हुक्मरान हैं उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया, जिस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि उन्होंने इस तरह की तमाम चीज़ों को खारिज कर दिया। मतलब ये कहा कि हम UAE से अलग नहीं हो रहे हैं और लोगों से ये भी अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। UAE के संविधान के हिसाब से भी देखें तो कोई भी रियासत इतनी आसानी के साथ मतलब इस तरह से अलग नहीं हो सकती है, मगर फिर भी लोगों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि ये खबरें फैलाई किसने थी। क्या ये खबरें, ये अफवाहें जानबूझकर अंदर से ही फैलवाई गई थी? क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि बाकी चीजें सच हों या ना हों, लेकिन ये दोनों ही रियासतें नजरियाती तौर पर एक दूसरे से आजकल बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही हैं। या फिर ये काम किसी बाहरी ताकत, बाहरी दुश्मन का हो सकता है, जिसमें जाहिर है पहले नंबर पर नाम ईरान का ही आता है, क्योंकि उसने इस पूरी जंग के अंदर जिस एक हथियार को सबसे जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया है वो दरअसल मीडिया का ही हथियार है। अब इन सारी चीजों की हकीकत क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर अभी के लिए जो बात हम आपको क्लियरली बता सकते हैं वो ये कि दुबई इस जंग की वजह से अपने इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। और उसके बावजूद भी सबसे अजीब बात ये है कि इस इलाके में UAE ही इकलौता ऐसा देश है कि जो ये चाहता है कि अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ दोबारा जंग शुरू करें। वजह बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि अगर जंग बिल्कुल इसी कंडीशन में पूरी तरीके से खत्म हो जाती है तो UAE की ये जो पूरी तरक्की है या ये जो पूरा मॉडल है जो उसने पिछले कई दशकों में तैयार किया है, वो सारा का सारा ईरान देश के रहमो करम पर आ जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। जाने से पहले नीचे मौजूद जो सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर दबाते जाएं, पास ही में मौजूद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही हम अगली वीडियो लेकर आएं वो आप लोगों तक फौरन पहुंच सके। ये वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी है तो लाइक कर सकते हैं और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।